नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य ज्ञान पॉइंटर। नित्य ज्ञान पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। भाग 3 मौलिक अधिकार हम लोग देख रहे हैं। पार्ट 1 2 3 हम लोगों ने देख लिया है। ये आखिरी पार्ट है, पार्ट 4। तभी तो पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित अगला लेक्चर। तो मौलिक अधिकारों में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। बचा हुआ है हमारा तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकारों का उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। किसके द्वारा? अनुच्छेद जो 32 है भाई, अनुच्छेद 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया गया है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है कि यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। रिट क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश या रिट जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद 32 में कुल 5 प्रकार के रिट जारी करने के जो है वो संबंधी नियम बनाए गए हैं। कुल 5 प्रकार से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से रिट हैं। तो पहला जो रिट है काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसे इस टाइप से भी पूछा गया है पीसीएस में कि व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन का जो महानतम रक्षक है वो कौन है? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि बंदी को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। बंदी को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, इसका अर्थ होता है। तो यह रिट कब जारी किया जाता है? यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया हुआ है। अवैध रूप से निरुद्ध किया हुआ है। अब हम लोग आते हैं कि ये जो रिट है ये जारी क्यों किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताया गया है। और हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो न्याय योग्य हैं। यानी जब कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद आपको 22 याद करना है जो कि गिरफ्तारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गिरफ्तारी से संबंधित है। और उसमें जो तीसरा खंड है वो ये कहा गया है कि भाई जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाएगा भाई? प्रस्तुत किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई ऐसी चीज़ें जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ली हैं, निरुद्ध कर ली हैं, अवैध रूप से निरुद्ध कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, बंदी बना लिया है और 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसी को हम बोलते हैं अवैध रूप से निरुद्ध। तो 24 घंटे का जो हमारा अधिकार है, जो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तो बंदा जो है वो स्वयं तो जा नहीं पाएगा, उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ से बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो जारी करता है उसके खिलाफ। ठीक है, किसी व्यक्ति के खिलाफ या संस्था के भी खिलाफ। ठीक है, प्राधिकारी के खिलाफ। ठीक है, किसी अथॉरिटी के खिलाफ। तो वहाँ से वो रिट जारी करता है कि भाई इस व्यक्ति को बंदी क्यों बनाए हुए हो, उस व्यक्ति को तुरंत पेश करो। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति स्वयं ही जाए, लेकिन सुनवाई वहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब कि हमारा मौलिक अधिकार जो है 22 में जो दिया गया है उसका उल्लंघन हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से बंदी प्रत्यक्ष रिट जारी किया और ये अधिकार हमें मिल गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है कि हम तुम्हें आदेश देते हैं। ठीक है, हम आदेश देते हैं। क्यों आदेश देते हैं भाई? आदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आदेश देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, यह रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और उससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है,
चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं शिक्षा का, ठीक है, कि हमें शिक्षा प्राप्त करना है, हमारा एडमिशन जो है किसी स्कूल में हो नहीं रहा है और हम जो है डीएम साहब के पास गए और डीएम साहब ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारा एडमिशन करा सकते हैं और हमें शिक्षा मिल सकती है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। अब हम डीएम साहब के पास गए लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, वो ऐसा काम करने से मना कर दे रहे हैं, तो हमें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, यानी हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम कहाँ पर गए, उसके लिए भैया हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से परमादेश रिट जारी किया इंडियन साहब के खिलाफ कि भैया हम आदेश देते हैं कि तुम्हारा ये जो अमुक दायित्व है ये तुम पूरा नहीं कर रहे हो अच्छे तरीके से, इस दायित्व को जल्दी से पूरा करो, यानी कि इनका जो एडमिशन है वो जल्दी से दिलवाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार जो है वो मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से संरक्षक बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं अगला है प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन। प्रतिषेध मतलब हम लोग जानते हैं शुद्ध भाषा में रोकना, ठीक है, किसी को कार्य करने से रोक देना। तो इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोका जाता है, ठीक है। यानी कि इनका जो न्याय क्षेत्र है, उनका न्याय क्षेत्र यहाँ तक है और उससे बाहर जा कर के ये न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में भाई किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होगा और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ से प्रतिषेध रिट जारी करेगा कि भैया ये तुम्हारा न्याय क्षेत्र नहीं है, कृपया आप अपनी सीमा के भीतर रहें और ऐसा कार्य ना करें। तो वहाँ पे वो रोक देगा, ठीक है, वहाँ पर वो रोक देता है न्याय देने के लिए, ठीक है। जब वो अब कोई उच्चतम न्यायालय, अब जाहिर सी बात है कि ये न्याय कौन देगा, तो उच्चतम न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या फिर अधिकरण जो हैं या अर्ध न्यायिक जो अधिकरण है वही न्याय देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये केवल इन्हीं के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। तो ये रोक देता है कि अपनी जो है न्याय क्षेत्र से बाहर जा कर के न्याय करने की कोशिश ना करें। अगला जो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब क्या होता है, आगे भेजना या आगे बढ़ाना, ठीक है, आगे बढ़ाना। उत्प्रेषण यानी कि ऊपर भेज दो, ठीक है, ऊपर भेज दो। भाई ऊपर क्यों भेज दो, तो जाहिर सी बात है कि यह एक निवारक और सहायक रिट है, ठीक है। इसके द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का निर्देश दिया जाता है, ठीक है। तो कोई मामला जो है अधीनस्थ न्यायालय में क्या है भाई, लंबित है, और जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ जो न्यायालय है वो उस मामले को सुलझा नहीं पा रहा है। क्या कर रहा है, सुलझा नहीं पा रहा है। तो या तो उसके अधिकारिता का अभाव है, या फिर वो नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन कर रहा है, या फिर निर्णय में संवैधानिक गलती जो है अभिलेख में अस्पष्टता दर्शित है। तो ऐसे कंडीशन में जो उच्च न्यायालय होगा वो अपने से नीचे वाले न्यायालय को कहेगा कि भैया अब ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसको ऊपर भेज दो। जैसे मान लिया अगर वो जिला न्यायालय में है तो उसे कहेगा कि इसे हाई कोर्ट में भेज दो। मान लिया अगर ये हाई कोर्ट में मामला है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अब इसे मेरे पास भेज दो, ठीक है। तो यानी उत्प्रेषण यानी कि ऊपर को भेज दो, ठीक है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, या तुमने गलत निर्णय दिया है, या ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, तो इसको ऊपर भेज दो, ठीक है। तो ये होता है उत्प्रेषण का मतलब। अगला हम लोग देखते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कि किस अधिकार से, किस अधिकार से। तो भाई जाहिर सी बात है कि इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अधिकार ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है, ठीक है। व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय यानी कि पब्लिक सेक्टर, यानी कि कोई सरकारी नौकरी हो, ठीक है, कोई सरकारी नौकरी हो और उसका कोई पद हो, ठीक है। अब इस पद के लिए कोई दूसरा व्यक्ति दावेदार था
लेकिन इस पद को कोई तीसरा व्यक्ति आकर के क्या करता है भाई, हथिया लेता है और असंवैधानिक तरीके से, जबरदस्ती तरीके से इस पद पर बैठ जाता है। ठीक है, तो अभी ये जो पीड़ित व्यक्ति है, ये पीड़ित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति के खिलाफ, जो तीसरा व्यक्ति था, इसके खिलाफ जो है अधिकार परीक्षा नामक एक रिट जारी किया और इससे पूछा कि भैया तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, जरा तुम अपनी अधिकारिता यहाँ पर आकर के शो करो कि हमारे पास ये योग्यता है या हमने संवैधानिक तरीके से इस पद को प्राप्त किया है। तो वो व्यक्ति जाएगा और वहाँ पे दिखाएगा और उसे पद से हटा दिया जाएगा और जो उसके योग्य है उसको बिठा दिया जाएगा। इस प्रकार से इस व्यक्ति को इसका अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्या अंतर है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल के अलावा और भी अन्य सारे मामले हैं जिन पर रिट जारी कर सकता है। तो इस प्रकार हम यूँ कहें कि अगर रिट जारी करने के मामले में किसका क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है, तो हाई कोर्ट का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है और उसे नकार नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि जब बात आती है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आता है। भाई हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है लेकिन हाई कोर्ट का नाम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट नकार भी सकता है, हाई कोर्ट मना भी कर सकता है कि भैया हम नहीं जारी कर सकते। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे मना नहीं कर सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 226 के तहत जो है यह उपचार उच्चतम न्यायालय के विवेकानुसार होता है, इसलिए यह अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है। यहाँ पर एक ध्यान काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहाँ से नोट करने हैं। तो इस तरह जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला बनाया गया है। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्यों। अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 क्या है? सशस्त्र बल और मूल अधिकार। सशस्त्र बल और मूल अधिकार। अब जाहिर सी बात है भाई कि जो सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल जैसे कि सैन्य बल हो गए, अर्धसैनिक बल हो गए, पुलिस हो गए, इन सब के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है। कौन निर्धारित कर सकता है? संसद। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा का निर्धारण करे, क्योंकि भाई इनके जो मौलिक अधिकार होंगे उनको भाई जाहिर सी बात है कुछ जो है यहाँ पर संशोधन जरूर किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्धसैनिक बल हैं, जो सैन्य बल हैं भाई, उनकी ड्यूटी लग गई कि आपको 2-3 दिन तक लगातार बॉर्डर पर चलते रहना है। ठीक है, बैठना नहीं है। अब ये कहें कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारे मूल अधिकारों का हनन है, तो अगर ऐसा ये कह दिए तो भैया अब क्या होगा, सुरक्षा कैसे होगी? ठीक है, इसी नाते इनके जो मूल अधिकार संबंधी जो कुछ नियम हैं या कुछ कानून हैं उनको संसद अलग से बना करके रखी है कि आपके मूल अधिकार की ये सीमा है। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में थोड़ी बहुत आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 34। तो अनुच्छेद 34 जब भारत में कहीं मार्शल लॉ यानी कि सेना विधि जैसे कर्फ्यू होता है अगर लगा हुआ हो, तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित शक्ति प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह इससे संबंधित जो है कानून बना सकता है। ठीक है, इससे संबंधित कानून बना सकता है। ठीक है, चलो मार्शल लॉ में कोई व्यक्ति हो या कोई सरकारी व्यक्ति हो जो कृत्य करता है या फिर जो सेना है, सेना जो कार्यवाही करती है, ठीक है, उसको जो संसद है वो
संसद जो है वो अधिनियम द्वारा, विधि द्वारा, कानून द्वारा उसको मान्य ठहरा सकता है। तो ये सारी जो 33 और 34 में हैं अधिकारों से संबंधित मार्शल लॉ, उनको क्या किया गया है कि संसद को ये पूरा अधिकार दिया है कि इन सभी से संबंधित जो है वो कानून बना सकता है। ठीक है, चलिए तो यहीं पर समाप्त होती है। बाकी जो फाइनली है अनुच्छेद 35, तो अनुच्छेद 35 में संसद को ये अधिकार है कि मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधित या फिर मौलिक अधिकारों में जिन जिन चीज़ों का निषेध किया गया है, कुछ चीज़ों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जो दंड निर्धारित किए गए हैं, उन सब से संबंधित जो है कानून कौन बनाएगा भाई? तो उन सब से संबंधित कानून संसद बनाएगा। तो ये सबसे विनियमन करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो भाई हमारा जो मौलिक अधिकार है ये पूरा का पूरा यहीं होता है समाप्त। यदि आपको किसी भी प्रकार की मौलिक अधिकार में पूरे चैप्टर में कोई समस्या हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि छूट गई हो, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम उस चीज़ को अगली वीडियो में ज़रूर ऐड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 4 के साथ, जो कि होगा नीति निर्देशक तत्व। तब तक आप सभी हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।